हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक था लागत, जिसमें अपन ने कल जो लागत के कंसेप्ट पढ़े थे वो थे मौद्रिक लागतें, निजी व सामाजिक लागतें, वास्तविक लागत, अवसर लागत। और उसके बाद अपन ने स्टार्ट कर दिया था ये समय अवधि के आधार पर लागतें, जिसमें अल्पकालीन लागतें स्टार्ट की थी अपन ने। मैंने आपको बताया था कि अल्पकाल में उत्पत्ति के जो साधन हैं उनको दो भागों में बांटते हैं, स्थिर साधन व परिवर्तनशील साधन। और चूँकि जो लागत है वो उत्पादन पर डिपेंड करती है, उत्पादन करता है साधनों पर डिपेंड। लागत है वो उत्पादन पर निर्भर करती है और उत्पादन है वो साधनों पर निर्भर करता है। जो साधन है वो दो टाइप के हो गए, स्थिर और परिवर्तनशील साधन। तो जो लागत है अल्पकाल में फर्म की वो भी दो प्रकार की हो गई, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। ठीक है, अब कुल स्थिर लागत के बारे में आपको बताया था। मतलब एक काल्पनिक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि आप एक भवन किराए पर लेते हो और उस भवन में एक मोमबत्ती बनाने की फर्म स्टार्ट करते हो। आप एक भवन किराए पर लेकर के और उसमें मोमबत्ती बनाने की फर्म स्टार्ट करते हो। अब यदि उस अपने उत्पादन कार्य में अपनी फर्म में आप यदि प्रोडक्शन ज़्यादा करते हो, मतलब यदि मोमबत्ती ज़्यादा बनाते हो या कम बनाते हो, तो उससे किराए पर क्या असर पड़ेगा? जो भवन का किराया है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप ज़्यादा बनाओ चाहे कम बनाओ। इट मीन्स किराया कौन सी लागत है? स्थिर लागत हो गई। माना कि आपने अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवा रखा है और उसके एवज में इंश्योरेंस की जो बीमा की जो किस्त है, आप उत्पादन कम करो चाहे ज़्यादा करो, उस किस्त पर क्या असर पड़ेगा? कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसलिए वो भी कौन सी लागत हो गई? स्थिर लागत हो गई। डेप्रिसिएशन तो नाम सुना होगा आपने अकाउंट्स में काफ़ी बार। तो डेप्रिसिएशन होता है वो भी क्या होता है? स्थायी लागत होती है, स्थिर लागत होती है। तो जो फर्म अपने स्थिर साधनों पर जो खर्चा वहन करती है अल्पकाल में, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्थिर लागत बोलते हैं। उत्पादन चाहे कम करो चाहे ज़्यादा करो चाहे शून्य करो, ये लागत जितनी है उतनी रहती है। इसको अपने पूरक या ऊपरी लागतें भी कहते हैं या अप्रत्यक्ष लागत भी कहते हैं। दूसरी थी कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको अपने बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसको अपने बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। परिवर्तनशील को बोलते हैं वेरिएबल। तो अब ये लागतें हैं उत्पादन, इनका उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। देखो, है तो उत्पादन के लिए लागत, क्योंकि ये जो स्थिर खर्चा है वो किस लिए आ रहा है? आप बिजनेस कर रहे हो इसीलिए आ रहा है, तो है तो उत्पादन के लिए। परंतु उत्पादन मात्रा के साथ इन लागतों का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। मतलब उत्पादन मात्रा ज़्यादा हो चाहे कम हो, इन लागतों में कोई से चेंज नहीं होगा। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष लागत बोलते हैं। ये लागतें ऐसी हैं जो उत्पादन बढ़ाओगे तो बढ़ेंगी, उत्पादन कम करोगे तो कम हो जाएंगी, और यदि उत्पादन शून्य करोगे तो शून्य हो जाएंगी। मतलब ये प्रत्यक्ष है, उत्पादन मात्रा के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए इनको प्रत्यक्ष लागतें भी कहते हैं या प्रमुख लागतें भी कहते हैं। ठीक है, ये उत्पत्ति के परिवर्तनशील साधनों पर, जैसे श्रम है, कच्चा माल है, इन पर वहन की जाती हैं। और अल्पकाल में उत्पादन अगर बढ़ाते हैं तो ये जो लागतें हैं, परिवर्तनशील लागतें हैं, ये भी क्या करती हैं? लगातार बढ़ती हैं। तथा उत्पादन शून्य होने पर लागतें भी क्या हो जाएंगी? शून्य हो जाती हैं। अब परिवर्तनशील लागतों में जो वृद्धि है वो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम पर निर्भर करती है। उस परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में आप कुल उत्पादन को ध्यान रखो एक बार। कुल उत्पादन कैसे बढ़ता है? शुरुआत में तो कुल उत्पादन तेज़ी से बढ़ता है, बढ़ते क्रम से बढ़ता है, और बाद में कुल उत्पादन घटते क्रम से बढ़ता है। तो इनमें जो वृद्धि है वो कुल उत्पादन में वृद्धि के अपोजिट चलेगी। उत्पादन बढ़ाने पर कुल परिवर्तनशील लागत है वो भी लगातार बढ़ती जाएगी, परंतु इसमें जो वृद्धि है वो उत्पादन में जो वृद्धि हुई उसके अपोजिट चलेगी। जैसे उत्पादन में शुरुआत में कुल उत्पादन में बढ़ते क्रम से वृद्धि होती है, तो इन लागतों में वहाँ पर घटते क्रम से वृद्धि होगी। और फिर जब उत्पादन में घटते क्रम से वृद्धि होती है लगातार, तो इन लागतों में लगातार कैसे वृद्धि होगी? बढ़ते क्रम से वृद्धि होगी। तो ये लागतें परिवर्तनशील अनुपातों के नियम पर निर्भर करती हैं। उस नियम के अनुसार प्रारंभ में घटते क्रम से वृद्धि तथा एक सीमा के बाद लगातार बढ़ते क्रम से वृद्धि होती है। वो उस नियम में क्या था? उस नियम में जो उत्पादन था वो प्रारंभ में बढ़ते क्रम से बढ़ रहा था मोड़ के बिंदु तक। आपको उत्पादन का जो टॉपिक है वो अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसमें उत्पादन था वो प्रारंभ में मोड़ के बिंदु तक बढ़ते क्रम से वृद्धि हो रहा था।
तो जब वो उत्पादन बढ़ते क्रम से वृद्धि हो रहा था तब ये कैसे चलेंगे, घटते क्रम से वृद्धि होगी शुरुआत में, तथा एक सीमा के बाद जब मोड़ के बिंदु के बाद जब कुल उत्पादन में घटते क्रम से वृद्धि होती है तब ये लगातार फिर बढ़ते क्रम से बढ़ेंगी, मतलब ये उसके अपोजिट चलेंगी। इन्हें प्रत्यक्ष या प्रमुख तथा प्रधान लागतें भी कहते हैं। ठीक है, टीएफसी और टीवीसी। अब जरा ध्यान दो, इनका फॉर्मूला, दोनों लागतों का फॉर्मूला, पहले इनका फॉर्मूला बनाने से पहले आप ये देखो कि अल्पकाल में एक फर्म की कुल कितनी लागत हुई। तो कुल लागत की गणना करने के लिए कौन से काल में, अल्पकाल में, इनको और इसको क्या करते हैं, जोड़ देंगे। मतलब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अल्पकाल में कुल लागत स्थिर और परिवर्तनशील लागतों का योग होती है। भाई कुल कितना खर्चा हुआ। अब जैसे वो मोमबत्ती वाली फर्म है तो आपको इस पूछा जाए कि भाई आप जैसे आपने एक सीज़न निकाला तो उस सीज़न में आपका कुल कितनी लागत हुई। तो कुल लागत के लिए आप मोम का खर्चा भी जोड़ोगे, लेबर का खर्चा भी जोड़ोगे और किराया भी जोड़ोगे, मतलब सारे खर्चे जोड़ोगे। तो यहाँ पर स्थिर और परिवर्तनशील लागत दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, कुल लागत आ जाएगी। तो कुल लागत क्या है, टोटल कॉस्ट। अल्पकाल में टीएफसी व टीवीसी का योग ही कुल लागत होती है। टीएफसी स्थिर रहने के कारण कुल लागत में टीवीसी के अनुसार वृद्धि होती है। उत्पादन शून्य होने पर कुल लागत टीएफसी के समान होती है। देखो टीसी है वो टीएफसी और टीवीसी का जोड़ होती है। अब अल्पकाल में यदि उत्पादन शून्य होता है, उत्पादन क्या होगा, जीरो, तो ये लागत है ना जो टीवीसी वो किस पर डिपेंड करती है, उत्पादन पर डिपेंड करती है। उत्पादन जीरो होगा तो ये लागत भी क्या होगी, जीरो होगी। तो उत्पादन जीरो होने पर ये लागत जीरो हो जाएगी, परंतु ये जीरो नहीं होगी क्योंकि ये तो इन दोनों का योग है। तो अगर उत्पादन शून्य होता है तो उस कंडीशन में ये जो लागत है टोटल कॉस्ट वो टीएफसी के बराबर होगी क्योंकि ये तो शून्य हो जाएगी। अगर उत्पादन शून्य होगा तो टोटल कॉस्ट है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। भाई एक बार सपोज करो कि आपने एक बार कुछ समय के लिए अपने कारखाने में प्रोडक्शन बंद कर दिया तो आपको लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कच्चे माल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उनका खर्चा कितना होगा, शून्य हो जाएगा। अब उस कंडीशन में आपको बोलेगी कुल कितनी, मतलब आप उत्पादन क्या कर रहे हो, शून्य कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे हो ना। तो उस कंडीशन में आपसे बोले कुल कितनी खर्चा पड़ रहा है, आपको कुल कितनी लागत पड़ रही है, तो आपका खर्चा कितना पड़ेगा, जितना आपका किराया लग रहा है वही खर्चा पड़ेगा। यानी आपकी जो लागत है वो कुल लागत है वो स्थिर लागत के बराबर हो जाएगी। अगर स्थिर लागत की गणना करनी हो तो कुल लागत है उसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो। भाई टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, टीएफसी बराबर टीसी माइनस टीवीसी और टीवीसी बराबर टीसी माइनस टीएफसी। इनके तीनों के इस टाइप से फॉर्मूले बन गए हैं। अब अपने ये सीरीज़ दे रखी है जिसमें अपन एक काल्पनिक एग्जाम्पल ले रहे हैं एक, तो जिसमें देखिए उत्पादन ये है, क्यू का मतलब है ये है उत्पादन, उत्पादन की मात्रा, क्योंकि लागत किस पर डिपेंड करती है, उत्पादन पर। तो शुरुआत में उत्पादन जीरो किया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, जीरो हो गई, है ना। कुल परिवर्तनशील लागत कितनी हो गई, जीरो हो गई। स्थिर लागत 100 है। अब चाहे कितना ही करो उत्पादन, ये तो फिक्स है, 100 ही रहेगी हर जगह पर। देख रहे हो आप, उत्पादन जीरो करने पर भी 100 है और कितना 8 करने पर भी 100 ही है। स्थिर लागत नाम क्या है, स्थिर लागत, तो क्या रहेगी, स्थिर ही रहेगी। परिवर्तनशील लागत, जीरो उत्पादन करोगे तो जीरो, फिर जो जो उत्पादन बढ़ेगा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, परंतु बढ़ने का क्रम क्या होगा। तो आपको बताया था शुरुआत में तो ये बढ़ेगी घटते क्रम से। जैसे जीरो से कितनी बढ़ी, 20, फिर 20 से 36 कितना बढ़ी, 16, पहले 20 बढ़ी, फिर 16 बढ़ी, फिर 12 बढ़ी, फिर 8 बढ़ी है। यहाँ तक किस क्रम में बढ़ी है, वो घटते क्रम से। फिर 14 बढ़ी, फिर 20 बढ़ी, फिर 30 बढ़ी, फिर 40 बढ़ी। किस क्रम से बढ़ रही है, बढ़ते क्रम से। बढ़ने का क्रम देखो, जो वृद्धि है वो क्रम, वो चीज़ देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको वापस चेक कर लेना एक बार आप। स्थिर लागत वो फिक्स रहेगी और ये कुल लागत है वो इन दोनों का योग होगी। 100 प्लस 0 100, 100 प्लस 20 120, 100 प्लस 137, 100 प्लस 37 137, 100 प्लस 70 170, 100 प्लस 120 220, 100 प्लस 160 260। ठीक रहो, इनका योग होगी। तो आप ये क्या देख रहे हो कि कुल लागत अल्पकाल में जीरो उत्पादन करने पर कितनी होगी, जीरो नहीं होगी, बल्कि कुल लागत जीरो उत्पादन पर हमेशा टीएफसी के बराबर होती है, कुल स्थिर लागत के बराबर होती है। छोटा सा ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए, मतलब ये आपका मतलब दिमाग की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन पूछ लिए कि यदि एक फर्म शून्य उत्पादन कर रही है अल्पकाल में और उसके जो स्थायी खर्चे हैं
वो 500 रुपये हैं, तो बताओ कुल लागत की गणना करो। तो अब चूँकि अल्पकाल में अगर फर्म उत्पादन 0 कर रही है तो कुल लागत कुल स्थिर लागत के बराबर होती है। स्थायी खर्चे हैं 500 रुपये, उस कंडीशन में कुल लागत भी कितनी होगी, 500 रुपये ही होगी 0 उत्पादन पर। देखो 0 उत्पादन पर ही कुल लागत कुल स्थिर लागत के समान है, बाद में समान नहीं होती है कुल लागत, बाद में ये बढ़ेगी। अब ये कैसे बढ़ेगी, क्योंकि ये तो फिक्स है और इन दोनों में अंतर कितना है, देखो 20 और 120, 100 का, 36 136 100 का, मतलब टीवीसी और टीसी में अंतर है वो टीएफसी के बराबर होता है। और चूँकि टीएफसी स्थिर रहती है तो इन दोनों में अंतर भी हर जगह क्या रहेगा, समान रहेगा। हर जगह पर देखो 160 260 100, 70 170 100, 48 148 100 का अंतर आ रहा है ना, तो ये अंतर हर जगह क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। बाकी जैसे ये बढ़ेगी वैसे ये बढ़ेगी। भले देखो 0 से 20 कितनी, 20 की वृद्धि हुई, इसमें 100 से 120 कितनी वृद्धि हुई, 20 की। फिर 20 से 36 16 की वृद्धि, 120 से 136 16 की वृद्धि, 12 की वृद्धि 12 की वृद्धि, 8 की वृद्धि 8 की वृद्धि। जैसे ये बढ़ेगी टीवीसी वैसे ही टीसी बढ़ती जाएगी। और इस मैटर को यदि अपन डायग्राम के थ्रू दिखाएं तो ये जो आपके सामने डायग्राम है जिसमें लागत है वो किस पर डिपेंड करती है, उत्पादन मात्रा पर। नीचे क्या ले रखी है, उत्पादन मात्रा, और इधर क्या ले लिया अपन ने, लागत। यहाँ पर क्या लिए, लागत लिए। तो ये डायग्राम बना रखा है जिसको आप खुद भी बना सकते हो, संख्याओं से भी बना सकते हो, बना करके देख सकते हो। ये जो फिगर दे रखे ना टेबल, उसे आप खुद बना कर देख सकते हो। अपने बिना संख्याओं के बनाए हैं और बिना संख्याओं के अपन इसको मतलब आगे भी बना सकते हैं, एग्ज़ाम वगैरह में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसमें कुल स्थिर लागत है, अभी ये देखो जितना गैप रखा है 0 से ये यहाँ तक, इसको 100 माना। अब उत्पादन जो जो बढ़ेगा तो स्थिर लागत है वो तो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अब देख रहे हो, इसलिए टीएफसी टीएच जो है ना, ये गैप हर जगह क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन 0 पर टीवीसी है वो 0 होगी, 0 से स्टार्ट होगी। फिर जो जो उत्पादन बढ़ेगा टीवीसी बढ़ती जाएगी। अब देखो शुरुआत में ये घटते क्रम से बढ़ती है, देखो इस टाइप की राउंड है ना, इस टाइप की राउंड है, ये घटते क्रम से बढ़ती। फिर इस टाइप की राउंड है, पहले ये जो इस टाइप की राउंड है, इस टाइप की, ये घटते क्रम से बढ़ती। फिर इस टाइप की राउंड है वो बढ़ते क्रम से बढ़ती है, ठीक है, एक बिंदु के बाद ये। और टीसी है वो भी 100 से स्टार्ट होगी, 100 से स्टार्ट होगी। फिर जैसे जैसे ये बढ़ेगी वैसे वैसे टीसी भी बढ़ती जाएगी, पहले घटते क्रम से फिर बढ़ते क्रम से। और टीसी और टीवीसी के बीच में देखो गैप हर जगह पर बराबर है, गैप देख रहे हो आप, टीसी और टीवीसी के बीच में गैप हर जगह पर बराबर है। ये गैप किसको प्रेजेंट कर रहा है, ये गैप प्रेजेंट कर रहा है इसको। जितना ये है ना उसकी बराबरी क्या है, गैप है इसमें, क्योंकि टीसी और टीवीसी में जो अंतर है वो टीएफसी को प्रकट करता है। नीचे उत्पादन मात्रा, इधर लागत। तो आप ये जो टेबल पढ़ी है इससे टेबल से डायग्राम बना करके देखोगे। ये तो हो गई बात है कुल लागतों की। अब कुल लागतों के बाद ये तो है कुल प्रोडक्शन की, मतलब टोटल कॉस्ट हो जो कुल लागतें आ जाएंगी। इकाई लागतें, इकाई लागतें का मतलब क्या, जो माल बना रहे हो ना उसकी प्रति इकाई लागत। जैसे मोमबत्ती बना रहे हो तो मोमबत्ती के प्रति डिब्बे पर कितना खर्चा आ रहा है, उनको क्या बोलेंगे, इकाई लागतें। मतलब एक इकाई पर कितना खर्चा हो। जैसे मोबाइल बनाने वाली फर्म है तो अब मोबाइल की मार्केट में रेट जो तय करती है तो रेट किस बेस पर तय करेगी कि, क्योंकि कुल लागत के बेस पर तो रेट तय हो नहीं सकती,
क्योंकि एक फर्म जैसे लाखों में मोबाइल बनाती है, तो लाखों मोबाइलों में कितना खर्चा पड़ा, उससे उसकी रेट तय नहीं होगी, बल्कि प्रति मोबाइल कितना खर्चा आया है, एक मोबाइल पर कितना खर्चा पड़ा है, उसके आधार पर उसकी कीमतें तय होती हैं। और जो एक इकाई की जो लागत पड़ती है उनको क्या बोलते हैं, इकाई लागतें बोलते हैं। ये जो इकाई लागतें हैं वो दो प्रकार की हो गई, औसत लागत और सीमांत लागत। ध्यान रखें, माल की प्रति इकाई लागत है वो दो प्रकार की हो गई, औसत लागत और सीमांत लागत। अब इसको मैं औसत लागत को भी, जैसे कुल लागत के दो पार्ट के थे, वैसे औसत लागत को भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी भी दो पार्ट हो जाएंगे। जरा ध्यान से समझना। माना कि एक फर्म है, वो किसी वस्तु की 100 इकाइयाँ बना रही है। कितनी इकाइयाँ बना रही है? 100 इकाइयाँ। और 100 इकाइयों की जो कुल लागत पड़ी है वो है 1500 रुपये। कुल कितनी लागत पड़ी है 100 इकाइयों की? 1500 रुपये पड़ी है। अब इस 1500 में से जो कुल स्थिर लागत है वो तो है 500 रुपये, और कुल परिवर्तनशील लागत है वो है 1000 रुपये। देख रहे हो आप, माल बनाया 100 इकाइयाँ, जिसका कुल खर्चा पड़ा 1500 रुपये। इसमें से फिक्स खर्चा, स्थायी खर्चा है वो तो 500 रुपये है, और परिवर्तनशील लागत है वो कौन सी है? 1000 रुपये। देख रहे हो आप, तो 500 प्लस 1000 बराबर 1500। तो अब मैं आपसे बोलूँ एवरेज कॉस्ट निकालो माल की। भाई 100 इकाइयों की लागत पड़ी 1500, तो प्रति इकाई कितनी पड़ेगी? एवरेज कॉस्ट आ गई 1500 बट्टे 100 बराबर 15 रुपये। मतलब माल की प्रति इकाई लागत कितनी पड़ी है? 15 रुपये पड़ी है। एक इकाई पर कितना खर्चा पड़ा है? 15 रुपये। ये एवरेज कॉस्ट आ गई। चूँकि टोटल कॉस्ट के अपने दो पार्ट किए हैं, टीएफसी और टीवीसी, वैसे अपन एवरेज कॉस्ट है उसके भी अल्पकाल में दो पार्ट कर सकते हैं। कौन कौन से? ये तो निकाली स्थिर लागत, फर्म की कुल स्थिर लागत पड़ी 100 इकाइयों पर, कुल फिक्स खर्चा है 500 रुपये। तो प्रति इकाई फिक्स खर्चा कितना होगा, जिसको अपन बोलते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर लागत। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर लागत। 100 इकाइयों के पड़े 500 स्थिर खर्चा, तो प्रति इकाई कितना पड़ा? 500 बट्टे 100 बराबर 5 रुपये। कितना पड़ा है? 5 रुपये प्रति इकाई स्थिर खर्चा, ये फिक्स खर्चा है एक इकाई पर। और 100 इकाइयों पर परिवर्तनशील लागत, कुल परिवर्तनशील लागत पड़ी 1000 रुपये। तो प्रति इकाई कितनी पड़ी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवीसी, औसत परिवर्तनशील लागत 1000 बट्टे 100 बराबर 10 रुपये। जैसे टीसी के दो पार्ट हुए, टीएफसी और टीवीसी, वैसे एसी के भी दो पार्ट हो गए, एएफसी और एवीसी। अब ये 500 क्या है? देखो फॉर्मूला बना रहे हैं इसका, एएफसी बराबर 500 क्या है? टीएफसी, और 100 क्या है? क्वांटिटी। तो फॉर्मूला बन गया एफसी का टीएफसी बट्टे क्वांटिटी, टीएफसी बट्टे क्वांटिटी 500 बट्टे 100, ये बन गया। एसी का फॉर्मूला 1500 बट्टे 100, 1500 क्या है? टीसी, और 100 क्या है? क्वांटिटी, तो टीसी बट्टे क्वांटिटी। एवीसी का फॉर्मूला 1000 बट्टे 100, 1000 क्या है? टीवीसी, 100 क्या है? क्वांटिटी, तो टीवीसी बट्टे क्वांटिटी। ये बन गया किसका? एएफसी और एवीसी का। ठीक है, फॉर्मूला। अब देखो एसी का फॉर्मूला, एसी के दो फॉर्मूले बनेंगे। एक तो एसी बराबर टीसी बट्टे क्यू, एसी बराबर टीसी बट्टे क्यू। टीसी के दो पार्ट हो गए, टीएफसी और टीवीसी, आपको बताया था। फॉर्मूला देखो, टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टीएफसी प्लस टीवीसी बट्टे क्यू। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ टीएफसी बट्टे क्यू प्लस टीवीसी बट्टे क्यू। इसको टीएफसी प्लस टीवीसी बट्टे क्यू को मैं टीएफसी बट्टे क्यू प्लस टीवीसी बट्टे क्यू भी लिख सकता हूँ। टीएफसी बट्टे क्यू ये लिखा हुआ टीएफसी बट्टे क्यू, ये क्या है? एएफसी है। और टीवीसी बट्टे क्यू, टीवीसी बट्टे क्यू ये ऊपर लिखा हुआ है
क्या है, ए वी सी। टी एफ सी बटे क्यू ए एफ सी और टी वी सी बटे क्यू ए वी सी। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ए सी बराबर ए एफ सी प्लस ए वी सी। टी एफ सी बटे क्यू ए एफ सी हो गई और टी वी सी बटे क्यू ए वी सी हो गई। तो ए सी बराबर ए एफ सी प्लस ए वी सी, टी सी बराबर टी एफ सी प्लस टी वी सी, ए सी बराबर ए एफ सी प्लस ए वी सी, या फिर ए सी बराबर टी सी बटे क्यू, ये भी लिख सकते हैं आप। ये मैटर आप अच्छे से देख लो। सो इकाई लागतों में सबसे पहले अपन देखेंगे ए एफ सी। क्या देखेंगे, औसत स्थिर लागत। अब इसकी गणना कैसे करते हैं औसत स्थिर लागत की, टी एफ सी बटे क्वांटिटी, कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग दे करके। यह है उत्पादन की प्रति इकाई स्थिर लागत होती है। भाई जैसे जीरो पर तो ये एक इकाई पर लागू होती है, जीरो पर लागू नहीं होती है। तो जैसे एक के पड़े 100 तो प्रति इकाई कितने पड़े 100, दो के पड़े 100 तो प्रति इकाई पड़ेगी 50, तीन के पड़े 100 तो प्रति इकाई 33.33, चार के 100 तो प्रति इकाई कितने हो गए 25, मतलब 100/4 टी एफ सी बटे क्वांटिटी। इसीलिए यह उत्पादन की प्रति इकाई स्थिर लागत होती है, जिसे कुल स्थिर लागत मतलब टी एफ सी को उत्पादन मात्रा क्यू से विभाजित करके ज्ञात करते हैं। अब जो जो उत्पादन बढ़ेगा टी एफ सी तो स्थिर रहेगी, तो टी एफ सी में क्वांटिटी का भाग देते जाएंगे। तो 100/1 100, 100/2 50, 100/3 33.33, 100/4 25, 100/5 20। क्या हो रहा है देखो लगातार 100 50 33.33 25 20 क्या हो रही है, लगातार घट रही है। तो उत्पादन में वृद्धि करने पर ए एफ सी लगातार घटती है, घटती तो है परंतु कभी भी अल्पकाल में वह शून्य नहीं होती। क्योंकि शून्य कब होगी, अगर टी एफ सी शून्य हो जाए तो। अल्पकाल में टी एफ सी शून्य होती नहीं है, इसलिए ये शून्य नहीं होती है। और ये लगातार कैसे, इस टाइप से घटती जाएगी, घटती इस टाइप से ना, इस टाइप से घटती जाएगी। अब घटती जाएगी परंतु यहाँ अक्ष को टच नहीं करेगी, शून्य नहीं होगी। इसलिए इसकी जो आकृति है उसको अपन बोलते हैं आयताकार अतिप्रवलय। कौन से वक्र की आकृति, ए एफ सी वक्र की आकृति को अपन बोलते हैं आयताकार अतिप्रवलय, जो कि इसका फॉर्मूला है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ए एफ सी बराबर टी एफ सी बट्टे क्यू, या फिर आपको बताया था ए सी बराबर ए एफ सी प्लस ए वी सी, अपन ऐसे बोल सकते हैं ए एफ सी बराबर ए सी माइनस ए वी सी। इसमें कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, बाकी का जो मैटर है मैं आपको कल बताता हूँ, ठीक है।